नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात आज निकलने वाले वोटिंग फॉर्मूले की करेंगे। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग आज भी बैठक करेगा और इस बैठक में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चुनावों को कैसे संपन्न कराना है, इसको लेकर अलग अलग पहलुओं पर चर्चा जारी रहेगी। लगातार 2 दिनों से चुनाव आयोग चुनावी राज्यों को लेकर बैठक कर रहा है, मंथन कर रहा है और इस बीच बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाने को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए जाएं, इसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है और आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आज का दिन बहुत अहम है, वोटिंग का फॉर्मूला निकलने वाला है, लेकिन देखना होगा कि क्या बातें सामने आती है, क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। एक तरफ कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ ईसी की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर हमारी नजर होगी। और निर्वाचन आयोग की बैठक में किन बातों पर चर्चा हो सकती है, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बहुत अहम है। कोरोना के बीच विधानसभा चुनाव कराने पर चर्चा होगी। खतरे के बीच चुनाव के अलग अलग पहलुओं पर बात होगी। रैली और जनसभाओं के लिए दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे और पार्टियों से कैसे सहमति बने, इसकी रणनीति भी तय करेंगे। तो बैठक में किन बातों पर चर्चा हो सकती है, वो हम आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन एक तरफ कोरोना का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच में अब क्या फैसला होता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक भी जब दूसरी तरफ हो रही है, तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आज होने वाली बैठक से क्या निकलता है। और इसी खबर पर अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अविनाश, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव है और उसको लेकर ईसी की बेहद अहम बैठक आज होने जा रही है। बैठक कब शुरू होगी, किन मुद्दों पर आज चर्चा संभव है? देखिए जया, अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन लगातार जिन राज्यों में चुनाव है वहां के अधिकारियों से बातचीत कर रहा है। अगर बात करें तो पंजाब का भ्रमण इलेक्शन कमीशन ने किया था, उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया था और इसके साथ अगर बात करें तो गोवा में भी जाकर इलेक्शन कमीशन ने वहां की तैयारियों को जायजा लिया था। बीते कल की अगर बात करें तो मणिपुर के तमाम सारे आला अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की है। इसके अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव आयोग ने कल बैठक की थी, जिसमें मणिपुर की भी तमाम सारी तैयारियों को जायजा लेने के बाद अब जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां के सभी राज्यों की तैयारियों को ज्यादा चुनाव आयोग ने ले लिया है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक है कि किस तरीके से इस बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के दौरान चुनाव आयोग को क्या कुछ एहतियातन बरतते हुए चुनाव कराने चाहिए और किस तरीके से मतदान स्थल बनाने चाहिए। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जितने भी कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी में लगे, ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी को डबल डोज लगा हुआ हो और जिनको ज़्यादा गंभीर बीमारियां हैं ऐसे लोग चुनाव में ड्यूटी ना करें। ऐसी रणनीति बनाई जा रही है चुनाव आयोग की और आज स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बार फिर से बैठक करके चुनाव आयोग ये तय करेगा कि किस तरीके से आगामी राज्यों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां किस तरीके से नियम बनाए जाएं, जिससे कि कोविड संक्रमण को देखते हुए एहतियातन तमाम सारे मतदाता मतदान स्थल पर पहुंच सके और सुरक्षित मतदान कर सके, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जहां तक बात रही कि राजनीतिक पार्टियों की रैली को, इसको लेकर भी चुनाव आयोग मंथन कर रहा है कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों को विकल्प दिया जाए जिससे कि उनका चुनाव प्रचार भी हो सके और कोरोना का संक्रमण भी न फैल सके, इसको लेकर मंथन जारी है। अगर दूसरी ओर बात करें तो तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रैलियां कैंसिल करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी इसमें आगे निकल कर आई है, बीजेपी भी आगे निकल कर आई है। बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 जनवरी को होने वाली रैली को रद्द कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और मौसम भी ठीक नहीं है, इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री की रैली भी रद्द की गई है। तमाम एहतियातन राजनीतिक पार्टियां भी बरत रही हैं और आज चुनाव आयोग की जब बैठक होगी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, तो ये सब कुछ तय किया जाएगा कि किस तरीके से आगे चुनाव का अनाउंस किया जाए और क्या कुछ और अविनाश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बढ़ते कोरोना के खतरे की करते हैं। तो
एक बार फिर से देश में कोरोना की दहशत बढ़ने लगी है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार लोगों को डराने लगी है। यूपी, उत्तराखंड समेत देश भर में फिर से एक बार कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। एहतियात के तौर पर फिलहाल सख्तियां भी बढ़ा दी गई हैं। बात करें यूपी की तो यहां पर एक दिन के अंदर 2038 नए मरीज पाए गए और इसके बाद नाइट कर्फ्यू को अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही क्लास 1 से लेकर 10वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो अब सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं और किन किन चीजों पर पाबंदी है उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। जिस तेजी से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है उससे मुश्किलों का अंदाजा लगा सकते हैं और आज से जहां नई गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा तो वहीं डेटा के जरिए मालूम हुआ है कि एक हफ्ते में इस वायरस की रफ्तार 10 गुना तक बढ़ी है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कैसे ये वायरस कहर बरपा सकता है। इतना ही नहीं, धीरे ही धीरे सही लेकिन अब राजनेताओं के कार्यक्रम पर भी ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आज से नई गाइडलाइन होगी जिसका पालन आपको करना होगा। अगर आप लापरवाही करते हैं तो फिर आपको इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। 7 दिन में 10 गुना रफ्तार बढ़ी है कोरोना की और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। महामारी अब चुनाव पर भी भारी है क्योंकि कई कार्यक्रम राजनेताओं के रद्द हो चुके हैं। तो आज से नई गाइडलाइन जारी हो रही है। वो गाइडलाइन क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आज से कौन कौन सी पाबंदियां रहेंगी। 16 जनवरी तक 10वीं तक के स्कूल बंद होंगे, ये फैसला हुआ है। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के छात्र वैक्सीन के लिए स्कूल जाएंगे। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे का इजाफा कर दिया गया और 1000 से ज्यादा केस वाले जिलों पर सख्त पाबंदी होगी। तमाम पाबंदियां उन जगहों पर जारी रहेगी जहां पर केस 1000 से ज्यादा होंगे। वहां पर जिम, स्पा, थिएटर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं। अगर शादी समारोह की हम बात करते हैं तो इंडोर जगह पर 100 से कम लोग हों, इसके लिए हिदायत दी गई है। तो ये तमाम सख्ती होगी। इसके अलावा जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे मामले बढ़े हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। 29 दिसंबर को 193 मामले, 30 दिसंबर को 251 मामले हो गए। ये ग्राफ आप देखिए कि किस तरीके से आगे की तरफ भाग रहा है। 31 दिसंबर को 383 ये आंकड़ा पहुंच जाता है, जबकि 1 जनवरी को 572 ये आंकड़ा पहुंच जाता है। इसके अलावा 2 जनवरी को 592 ये आंकड़ा होता है और 3 जनवरी को 992, जबकि 4 जनवरी को 2038 मामले मिलते हैं। तो किस तरीके से ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है ये आप देख सकते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खतरा आने वाले समय में और कितना बड़ा हो सकता है। शैलेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, क्योंकि कोरोना का ग्राफ हमने दर्शकों को दिखाया और ये आंकड़ा अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम पाबंदियां अब शुरू कर दी गई हैं, लेकिन जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी दर्शकों को दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए नई गाइडलाइंस की अगर बात करें तो स्कूल कॉलेज जो हैं उनको आज से बंद कर दिया गया है कक्षा 12वीं तक के। देखिए वैसे तो कक्षा 10वीं तक का ऐलान है, लेकिन क्योंकि 11वीं और 12वीं में भी सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं होंगी, ऐसे में समझा जा सकता है कि फिजिकली क्लासेस के लिए 12वीं तक के स्कूल कॉलेज जो है उनको बंद कर दिया गया है। सिर्फ 15 साल से 18 साल तक के जो बच्चे जिनका वैक्सीनेशन अभी शुरू हुआ है उनके लिए कैंप्स चलते रहेंगे और बच्चे को उसके लिए जाने की अनुमति रहेगी। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो आज रात से नाइट कर्फ्यू का जो वक्त है वो बदल जाएगा। अभी तक नाइट कर्फ्यू का वक्त था रात 11 से सुबह 5 बजे तक, लेकिन अब वो आज रात 10 से और अगले दिन सुबह 6 बजे तक के लिए लागू कर दिया जाएगा। इसी तरह जहाँ 1000 से ज़्यादा एक्टिव केस होंगे वहाँ पर मॉल्स, जिम, स्पा इनको लेकर भी गाइडलाइंस जो है वो प्रभावी हो जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें कल तक के आंकड़ों को देखें तो नोएडा उस दायरे में आ चुका है जहां पर 1110 केस थे और लखनऊ की अगर बात करें तो कल तक 757 केस थे। और जिस तेजी से ये केस बढ़ रहे हैं ये इनकार नहीं कर सकते कि आज से कल तक यहाँ पर भी लखनऊ भी उस दायरे में आ जाएगा। दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं, देखिए
तो इन सख्तियों, इन पाबंदियों के अलावा जो है लोगों को चाहे मास्क की बात हो कहा जा रहा है, और जो चुनावी सभाओं की बात करें तो उसका भी हमने असर देखा है कि चुनावी सभाएं जो है वो भी अब रद्द होना शुरू हो गई हैं, चाहे बात कांग्रेस की हो, चाहे सपा बिल्कुल, की और हो, ये चाहे बहुत भाजपा जरूरी की हो, भी सभी है। दल जो शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है और दूसरी तरफ पाबंदियां भी बढ़ाई जा रही हैं ताकि आप सुरक्षित रहें, आप नियमों का पालन करें। महामारी पर चुनाव भारी है, लेकिन किस तरीके से अब रैलियां रद्द की जा रही हैं, कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, सीएम योगी आज का नोएडा कार्यक्रम रद्द कर चुके हैं। सीएम योगी की मुरादाबाद की आज की रैली भी रद्द की जा चुकी है। लखनऊ में 9 जनवरी को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द की जा चुकी है। कांग्रेस ने 2 हफ्ते के लिए हर बड़े राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने पहल की, 7 शहरों में होने वाली लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन भी रद्द की जा चुकी है। तो तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने अपनी रैलियां, अपने कार्यक्रम रद्द किए हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि महामारी अब चुनाव पर भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो कार्यक्रम चल रहे थे उसमें जो लापरवाही हो रही थी, वहां से अब आंकड़े बढ़े हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये हम कह सकते हैं। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम रद्द हो चुका है। नोएडा में उनका कार्यक्रम था, लेकिन वो रद्द कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम होना था 9 जनवरी को, वो रैली भी रद्द की जा चुकी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गडकरी की राम भक्ति की। और चलिए अब बात करेंगे गडकरी की राम भक्ति की। तो वहीं आज फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यूपी को कई सौगात देने वाले हैं। राम की नगरी अयोध्या को नितिन गडकरी 6 परियोजनाओं की सौगात देंगे। दरअसल 2022 चुनाव के पहले राम नगरी अयोध्या को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 6 परियोजनाओं का शिलान्यास और हिंदू आस्था से जुड़ी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर 5 अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम भी रखा गया है। सौगात के बाद जीआईसी मैदान में चुनावी जनसभा का भी कार्यक्रम है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नितिन गडकरी बस्ती, अयोध्या और कौशाम्बी के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो कौशाम्बी में 26 करोड़ 50 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे और इसके बाद अयोध्या को सौगात देंगे और फिर बस्ती के हरैया पहुंचकर मखधाम मखौड़ा में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास करेंगे। हालांकि एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे, इस बात की भी जानकारी है। लगातार सौगातें मिल रही हैं। चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले सौगातों की बारिश हो रही है। अयोध्या को 6 परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। नितिन गडकरी ये सौगात देंगे। रामलला के दर्शन सबसे पहले वो करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे, इस बात की भी जानकारी है। 3 जगहों का उनका दौरा, बेहद अहम दौरा, और इस दौरान कई सौगातें इन तीनों जिलों को नितिन गडकरी देंगे। यूपी को कई सौगात देंगे नितिन गडकरी, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, अयोध्या को 6 परियोजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है। रामलला के भी दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। 2022 के लिए जनसभा को भी संबोधित वो करेंगे। क्या पूरा कार्यक्रम उनका है, क्या प्लान है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 11:15 पर कौशाम्बी पहुंच जाएंगे और इसके बाद 84 कोसी परिक्रमा का चौड़ीकरण का कार्यक्रम है, जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। 6 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। चौड़ीकरण से जुड़ी 5 परियोजनाओं का भी कार्यक्रम रखा गया है। अयोध्या के बाद सड़क के रास्ते बस्ती के लिए रवाना होंगे। बस्ती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्ती में मखधाम मखौड़ा में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नितिन गडकरी शामिल होंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि भक्ति पथ की शक्ति परिक्रमा क्या है। रामनगरी अयोध्या को बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। क्या क्या ये सौगातें होंगी, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आज क्या क्या सौगातें मिलेंगी। 6 परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण का कार्यक्रम है, जिसमें नितिन गडकरी शामिल होंगे। चौड़ीकरण से जुड़ी 5 परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का भूमि पूजन भी होगा।
रिंग रोड बाईपास अयोध्या गोंडा बस्ती से गुजरेगी, तो जहां जहां से ये गुजरेगी वहां की जनता के लिए आवागमन में काफी सहूलियत हो जाएगी। और अब बात रैलियों से प्रहार की करेंगे और धुआंधार प्रचार की करेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना महामारी को देख रैलियां रद्द हो रही हैं, तो वहीं कई नेता धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। और ऐसी ही एक रैली में ओवैसी ने सपा पर एक विवादित बयान दिया। सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है ओवैसी के इस बयान से। जज्बात में आकर जालिम का साथ नहीं देना। रैलियों से वार, चुनाव प्रचार धुआंधार, ओवैसी की पतंगबाजी, विरोधियों पर ये कैसी बयानबाजी। मगर अब सुन लो समाजवादी के चाचा भतीजे का ये कैसा गठबंधन। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग को जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार का दिन रैलियों के नाम रहा। जहां संभल में ओवैसी गरजते रहे तो शिवपाल अपने गढ़ में दहाड़ते रहे। वहीं राजधानी लखनऊ से सीएम योगी के साथ नितिन गडकरी प्रदेश की जनता की झोली भरते रहे। लेकिन चुनावी जोर आजमाइश में हैदराबाद वाले ओवैसी सारी मर्यादा भूल गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ऐसा बयान दे दिया कि सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है। आपने ये 5 साल में बल्कि 10 साल में आपने दिखा दिया। मगर अब सुन लो समाजवादी के कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह। वहीं इन सब के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में अपने हुंकार भरते नजर आए। लेकिन उनकी इस रैली में कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता नहीं दिखा। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच गठबंधन हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी दोनों किसी मंच पर साथ नजर नहीं आए हैं। अब ये आपको लगना, आपने कहा जो मैंने तो वादा पूरा कर दिया। हम लोग मिलकर के चुनाव करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी और समाजवादी पार्टी के लोग अब मिलकर के चुनाव करेंगे। हमने तो तय कर लिया है। मैंने तो अखिलेश यादव को नेता मान लिया है। इन चुनावी रैलियों के बीच लखनऊ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सीएम योगी के साथ यूपी की झोली भरते नजर आए। करीब 26,778 करोड़ रुपए की लागत से 821 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण किया गया। इनमें एक हाईवे लखनऊ और कानपुर का है, जिससे कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी महज आधे घंटे की रह जाएगी। कानपुर से लखनऊ एक नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, इसके भी कार्य का शुभारंभ हुआ है। मैं कानपुर और लखनऊ की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद कानपुर से लखनऊ का डिस्टेंस केवल आधा घंटे का होगा। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने आने वाले 6 महीने में 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरा करने का भी ऐलान किया। इसमें गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे भी शामिल है। मतलब चुनावी सौगात से लेकर रैलियों के शोर से यूपी गूंजता रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूपी की आखिरी बाजी आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि अब चुनाव में महज 1 महीने का वक्त ही बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे। यूपी में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले। वाराणसी रेंज के आईजी एसके भगत चित्रकूट रेंज भेजे गए और चित्रकूट रेंज के आईजी सत्यनारायण वाराणसी रेंज के आईजी बना दिए गए। रविशंकर छवि को डीआईजी जेल हेडक्वार्टर बनाया गया है। कानपुर देहात के एसपी केशव चौधरी बहराइच के कप्तान बने। बहराइच की कप्तान सुजाता सिंह एसपी 1090 बनाई गई हैं और स्वप्निल ममगैन को कानपुर देहात का कप्तान बना दिया गया। सोमेंद्र मीणा को एसपी पूर्वी आगरा बनाया गया है। तो यूपी में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए, जिम्मेदारियां बदली गई हैं। वाराणसी रेंज के आईजी एसके भगत चित्रकूट भेजे गए। इसके अलावा कहां पर किसको जिम्मेदारी मिली है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कानपुर देहात के एसपी केशव चौधरी बहराइच के कप्तान बने हैं, जबकि सुजाता सिंह एसपी 1090 बनाई गई है।